चलिए दोस्तों, तो फिर से प्रवेश करते हैं एक नए सेगमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज के अंदर अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग हो तो उसको हमें कैसे फिल करनी होती है। तो सर मोटी मोटी बात तो ये है कि अगर आपको नरेशन पढ़ के एंट्री पास करनी आती है, मतलब आप किसी भी नरेशन को पढ़ के उस ट्रांजैक्शन की एंट्री पास कर सकते हो, तो अगर आप पूरी एंट्री पास कर सकते हो तो यहां पे क्या हो रहा है, आपको आधी एंट्री पास करके दे दी गई है, आपसे कह रहा है बाकी भाई साहब खुद भर लो। तो कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि अगर कोई नरेशन दे दे इसका मतलब उसने क्वेश्चन दे दिया। अगर किसी ने नरेशन दे दिया आपको, दैट मींस उसने क्या दे दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया, और उस क्वेश्चन के बेस पे आपको कह रहा है आंसर बता दो, तो हमें तो पूरा आंसर करना आता है। यहां पे आपको अधूरा उसने बता दिया, कह रहा है बाकी अधूरा तुम बता दो, तो कोई दिक्कत वाली बात मेरे को नहीं लगती इसके अंदर कुछ आती है। अगर हमें बेसिक चीज हम समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, सवाल कैसे करते हैं वो समझ चुके हैं, तो आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन हो, गलत इंफॉर्मेशन हो या कोई इंफॉर्मेशन ना हो, आपके लिए सारी बातें एक समान ही है। ठीक है, बट ये एक अलग अंदाज है। इस अंदाज में आजकल एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। पिछले कुछ सालों से इस पैटर्न पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ ऑड आउट ना लगे, आपको कुछ अजीब सी चीज एग्जाम में फील ना आए, इसलिए हमें इस तरीके के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस वजह से हम इसकी प्रैक्टिस करके चल रहे हैं। अदरवाइज इसके अंदर ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है जो आप कहें कि आपको जनरल्स में नहीं सीखा है, आपको नहीं पता है, आप नहीं कर पाएंगे। जितनी बातें आपने पीछे सीखी है उसी को अप्लाई करते हुए हम इसके अंदर भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से ब्लैंक दिया हुआ है, हम इसको फिल करते हैं फटाफट से। क्या सवाल है? पहला निर्देशन सबसे पहले पढ़ेंगे हम, गुड्स कॉस्टिंग 30,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बताइए जी, 30,000 के सामान में आग लग गई, एंट्री क्या होती है? तो आपकी एंट्री होती है लॉस बाय फायर या लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, एक ही बात है। अकाउंट डेबिट इसने कर दिया 2, तो गुड्स में आग लगी है तो अल्टीमेटली क्या कम होता है आपका, तो आप रिड्यूस करते हो किसको, अपने परचेज अकाउंट को। अमाउंट कितना है, तो 30,000 आप लिखोगे डेबिट के अंदर और 30,000 लिखोगे अपने क्रेडिट के अंदर। दैट्स इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, भर दिया हमने इसको भी। आगे कह रहा है क्या, पेमेंट मेड बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव एट द रेट 4%। अब इसके अंदर अच्छा ही बात क्या है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको उसकी मदद से अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो पहली बात तो पेमेंट दिया आपने किसी को चेक से और डिस्काउंट रिसीव हुआ 4%, तो उसकी एंट्री क्या होती है? किसको दिया वो नहीं पता, वो इसने यहां पे लिख दिया कि अर्पित को पेमेंट दिया गया, तो अर्पित को उसने डेबिट कर दिया। 2, चेक से पेमेंट दिया और डिस्काउंट मिला है, तो 2 क्या आएगा? 2 क्या आएगा? पहले हम पेमेंट लिखते हैं, तो अर्पित अकाउंट डेबिट 2 बैंक अकाउंट, और क्या आएगा 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको यहां पे डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ठीक है सर, एंट्री तो पूरी हो गई। अब अमाउंट की बात करो, तो डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है वो ये कह रहा है 4% और ये कह रहा है कितना है, 2400 रुपए। तो अगर 2400 रुपए आपका 4% है तो आपका पूरी फिगर क्या निकल के आएगी, मतलब कि आपको डिस्काउंट मिला है कितना, 2400 रुपए का। अब अगर 2400 रुपए का आपका डिस्काउंट है, आपको इसकी पूरी वैल्यू निकालनी पड़े तो आप क्या बोलोगे कि 2400 4%, तो बताओ 100% कितना, इतनी ही तो बात है। तो आप यहां पे कैलकुलेट करोगे, यहां पे बोलोगे आप 2400 का आपको करना है डिवाइड में 4 इंटू में 100, और यहां पे क्या करना है, या तो आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो या यहां पे भी कैलकुलेट कर सकते हो 2400 का डिवाइड में 4 इंटू में 96। यही तो मतलब है ना, ये 100% है, ये 96% है जो आपने पेमेंट की है, और जो आपको डिस्काउंट मिला है वो कितना है, वो 4% है। तो वेरी सिंपल, कुछ खास नहीं था इसके अंदर। 2400 का आप डिवाइड करोगे 4% से, तो वो कितना आएगा आपका 60,000 रुपए। तो आपका डेबिट जो होगा वो कितने से डेबिट हो जाएगा, 60,000 रुपए से। 2400 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपने अल्टीमेटली पेमेंट कितनी करी होगी, पेमेंट करी होगी आपने 57,600। तो इसको हमें फिल करना है, दैट्स इट। चलिए ये बात भी समझ में आई। अगला सवाल देखते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या होती है सर, तो सैलरी अगर हम पे करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, हम बोलते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे, पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग रह गया, तो वो क्या होगी हमारी लायबिलिटी, तो क्रेडिट में आ जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 25,000 25,000। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है मशीनरी के ऊपर, कॉस्टिंग थी 1.5 लाख रुपए और डेप्रिसिएशन है कितना, 20%। तो पहले तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, 1.5 लाख के ऊपर 20% पर एनम कितना आएगा आपका 30,000 रुपए। 30,000 रुपए आपको डेबिट करना है, 30,000 रुपए आपको क्रेडिट करना है, ये बात तो सिंपल है। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने क्या सीखी है, तो डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा होता है, तो हम बोलते हैं खर्चे सारे डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू। डेप्रिसिएशन लग किसके ऊपर रहा है, मशीनरी के ऊपर, तो आपका किसकी वैल्यू कम होगी, मशीनरी की, तो मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया 30,000 30,000। दैट्स इट, आगे बढ़िए। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 परचेज किया था एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है सर,
अब गुड्स आपने परचेज किया, तो पहले तो बताओ इसकी एंट्री क्या होती है। जब आप परचेज कर रहे हो गुड्स तो आपका हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसने खुद बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपने पेमेंट करी है तो बैंक से पेमेंट गई होगी। और आप जब परचेस करते हो तो आपको क्या रिसीव हो रहा है, यहां पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब बात आई अमाउंट की, तो इसकी कैलकुलेशन पार्ट कैसे करेंगे हम। तो 40,000 का आपका गुड्स था, 15% का डिस्काउंट मिल गया आपको, जो कि ट्रेड डिस्काउंट है, तो 15% कितना आएगा, 6,000 रुपए, माइनस करोगे कितना बचेगा, 34,000। अब 34,000 के ऊपर आपको 5% का कैश डिस्काउंट भी मिला है, तो 34,000 का आप 5% निकाल दोगे, 34,000 का 5% निकालेंगे कितना आएगा, 1,700 रुपए। तो अल्टीमेटली आपने पे कितना किया होगा, आपने पे किया है 32,300 रुपए। चलिए जी, ये कैलकुलेशन का पार्ट होता है। तो टोटल आपका जो परचेज में डेबिट होगा वो कितना, 34,000, आपने जो पे किया वो कितना आएगा, 32,300, और डिस्काउंट रिसीव में कितना लिखोगे आप, 1,700 रुपए। दैट्स इट। पीछे हमने ऐसे प्रैक्टिस की हुई थी, कोई नई वाली बात अभी तक नहीं दिख रही है अपने को। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डैश टू डैश कस्टम ड्यूटी पेड बाय चेक ऑन इंपोर्ट ऑफ न्यू मशीनरी। कह रहा है नई मशीनरी को आपने इंपोर्ट करी है और इंपोर्ट करते वक्त आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ा। तो हमने क्या कहते हैं, हमने क्या सीखा हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां तक माना जाता है, जब तक मशीनरी आपके पास आ ना जाए और मशीनरी चालू ना हो जाए, जिसको हम बोलते हैं पुट टू यूज में ना आ जाए। तो जब तक पुट टू यूज में नहीं आएगी तब तक उस मशीनरी के ऊपर के सारे खर्चे कहां जाएंगे, उस मशीनरी में ही ऐड होते हैं। तो आपने कस्टम ड्यूटी पे किया, कभी कहते हैं वेजेस पे किया, कभी कहते हैं इंस्टॉलेशन पे किया, कुछ भी पे करो भाई साहब, जाएगा कहां पे, मशीनरी में ही जाएगा, मशीनरी में ही ऐड होगा। तो आप क्या बोलोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, आपने पेमेंट करी और पेमेंट करी है चेक से, तो आपका बैंक हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 25,000 रुपए। सिंपल, दैट्स इट। आगे बढ़िए। अगला सवाल आता है 7th क्वेश्चन, नरेशन नीचे है। कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड किया है आपने 10% अबव लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले तो उसकी कैलकुलेशन कर लो। सेल किया, सेल की एंट्री क्या होती है, सेल की होती है पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल। पार्टी का नाम देखो आपको सवाल में दिया है, कृष्णा एंड सन्स, ये डेबिट हो गया। तो क्रेडिट में क्या आना चाहिए, जब सेल करते हैं तो क्रेडिट में क्या आता है, सेल्स अकाउंट। ये तो एंट्री पूरी हो गई। अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो 50,000 की आपकी वैल्यू थी, कॉस्टिंग थी, 10% आप कह रहे हो प्रॉफिट जोड़ा तो कितना आएगा, 5,000, वैल्यू कितनी हो गई, 55,000, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया कितना आएगा, 5500, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49,500। ये आप लिखोगे यहां पे 49,500, 49,500। आई होप इट्स फाइन, बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, और मैं नहीं भी कर रहा हूं एक्सप्लेन। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हमने कॉन्सेप्ट भी पहले बहुत डिटेल में सीखा हुआ है और हमने सवाल भी इसके ऊपर डिटेल में अटेम्प्ट किए हुए हैं। कोई मेरे को नया कॉन्सेप्ट अगर दिखेगा या कोई ऐसा नया डिस्कशन दिखेगा जिसपे हमने कम बात की होगी या कुछ बहुत ही कम बात या ना के समान बात की होगी, तो उसको मैं डिटेल में ले लूंगा। बट फिलहाल मैं इसको स्विफ्ट मैनर में फटाफट से लेके चल रहा हूं। आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता है इसके ऊपर। आइए, कैश रिसीव फ्रॉम गौरव एंड डिस्काउंट अलाउड 8%। आपको कैश मिला है तो डिस्काउंट आप अलाउ करोगे, बिल्कुल सिंपल सी बात होती है सर। तो जब आप डिस्काउंट अलाउ करोगे तो आपका नुकसान होता है। देखो इसने भी बता दिया, दो चीजें डेबिट होगी, एक तो डेबिट होगा क्या, कैश अकाउंट जो आपको मिल रहा है, और दूसरा डेबिट होगा आपका नुकसान, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। टू, किससे पैसा मिल रहा है, तो व्यक्ति का नाम क्या है, व्यक्ति का नाम है गौरव, तो आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा, गौरव। ठीक है सर। अमाउंट कितना लिखे, तो अमाउंट तो पता ही नहीं है। कैश रिसीव वो आपको 46,000 ये पता है, और डिस्काउंट आपने 8% दिया है। तो 8% अगर डिस्काउंट दिया है तो ये जो फिगर है ये कितनी होगी, ये 92% होगी। यही मतलब इसका कि 8% आपने अगर डिस्काउंट दे दिया तो जो आपको मिला है वो कितने परसेंट होगा, वो होगा 92%। तो अगर 46,000, आप यहां पे कैलकुलेट कैसे करोगे, 46,000 अगर 92 है तो बताओ 8 कितना। अगर 46,000 जो है वो 92% है तो आपको बताना है कि 8% कितना आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली सिंपली, 46,000 डिवाइड में 92 और इनटू में 8, तो ये फिगर कितनी निकल के आएगी आपकी, 4,000। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि 46,000 अगर 92% है तो 100% कितना, तो 100% आपका 50,000 आएगा। ये कंपैरेटिवली ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये कंपैरेटिवली 46 इंटू 2 हो गया बेसिकली ना, तो 92% इसका हाफ हो गया, तो 50,000 आपका बनेगा। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, दिस इज योर मैथमेटिक्स। आप इसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, आप बोलेंगे 46,000 अगर 92 है तो बताओ 100 कितना। ठीक है, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 50 निकल जाएगा तो आपका 4 बैलेंस फिगर निकल जाएगा। आप 4 निकाल लो तो आप 46 प्लस 4 बोल के यहाँ पे 50 निकाल लोगे। एज द केस में भी दोनों की दोनों आपकी चॉइस। आगे बताइए, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 20 लाख रुपए एट द रेट 9% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बताओ एंट्री क्या होती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए फायदा है नुकसान है, हमारे लिए नुकसान है। तो आप बोलते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट।
और अल्टीमेटली ये पैसा जो है वो कहां ऐड होता है, उसके कैपिटल में ही ऐड हो जाता है। कैपिटल में ऐड होने का मतलब कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट को। फिगर कितना आएगा, तो 20 लाख का 9% कितना होगा बोलो, 1,80,000। 1,80,000 से डेबिट, 1,80,000 से क्रेडिट। बहुत ही ईजी। आगे बढ़ते हैं। मशीनरी परचेज किया 40,000 रुपए का, स्पेंड किया 10,000 रुपए इंस्टॉलेशन में, तो दोनों का दोनों क्या हो गया, दोनों का दोनों कहां जाएगा, मशीनरी खरीद रहे हो वो भी मशीन में ऐड होगा, और इसकी इंस्टॉलेशन में भी कोई खर्चा है तो मशीन के पुट टू यूज के खर्चे कहां जाते हैं, उसी एसेट में ऐड हो जाते हैं। मशीनरी खरीदा तो मशीन में ही ऐड हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको मशीन कितने की पड़ी है, 40 + 10 50 की। तो आप क्या बोलोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 50,000, और टू बैंक अकाउंट इसने खुद ही लिख के दे दिया था कितना 50,000। बैंक बता दिया तो आपको कैश एज्यूम करने की यहां जरूरत नहीं है, उसने बैंक लिख दिया, दैट मींस आपने चेक के थ्रू परचेज किया होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास गुड्स कॉस्टिंग 10,000, सेल्स प्राइस 12,000, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। अब आपने विड्रॉ किया है ऐसी कोई गुड्स को पर्सनल यूज के लिए, तो पहले तो आप कोई गुड्स को अगर पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हो तो उसकी एंट्री क्या करते हो, आप बोलते हो ये ड्राइंग है। ये क्या है, ड्राइंग है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लेके जा रहे हो, गुड्स, तो आप उसको क्या करोगे, परचेज से ही माइनस करते हो, तो परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है। हमने क्या सीखा था कि सर जब सेल्स करते हैं तो हमारी एंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है, सेल्स प्राइस पे, और उसके अलावा किसी भी रीजन से अगर गुड्स में आदान प्रदान हो रहा है, मतलब कि आप गुड्स एडवर्टीजमेंट में दे रहे हो, गुड्स चैरिटी में दे रहे हो, गुड्स में आग लग जाए या फिर गुड्स प्रोप्राइटर लेके चला जाए, इन सभी केस में आपको क्या लिखना होता है, कॉस्ट प्राइस लिखनी होती है। तो आपकी एंट्री किससे होगी, कॉस्ट प्राइस से होगी। क्यों, क्योंकि सर इन सभी केस में परचेज अकाउंट को ही हमें कम करना पड़ता है, और परचेज अकाउंट में जब हमने खरीदा होगा तो उस पर क्या लिखा होगा, कॉस्ट प्राइस। तो जब आप कॉस्ट प्राइस में से किसी भी चीज को माइनस करना चाहते हो तो आपको माइनस भी क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस ही माइनस करना पड़ेगा, सेल्स प्राइस माइनस नहीं कर सकते। बट अगर हम सेल्स करते हैं तो उस केस में हमें माइनस नहीं करना होता, हम सेल्स अकाउंट लिखते हैं, इसलिए वहां पे आपकी फिगर कौन सी आती है, सेलिंग प्राइस आती है। ठीक है, ये हम पीछे सीख चुके थे, थोड़ा सा मैंने रिपीट कर दिया। आगे बढ़िए। चेक रिसीव्ड फ्रॉम विकास एंड डिस्काउंट अलाउड 5%। आपको चेक रिसीव हुआ है और आपने 5% का डिस्काउंट अलाउ किया है, तो जब चेक रिसीव होता है तो आप क्या बोलते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, और आपने डिस्काउंट अलाउ किया है तो वो आपका नुकसान है, तो उसको आप क्या बोलोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। दोनों चीज डेबिट हो गई, विकास का नाम इसने खुद ही लिख दिया था। अब आपने जो चेक रिसीव हुआ उसमें अपने 5% का डिस्काउंट दिया, 1 लाख रुपए कह रहा है विकास का सेटल होगा, तो 1 लाख के ऊपर 5% कितना आएगा, 1 लाख के ऊपर 5% 5,000 रुपए, और अगर 5,000 का डिस्काउंट है तो आपको मिला कितना होगा, 95,000 रुपीज। वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट पेबल ऑन मिसेस कुसुम्स लोन ऑफ 2 लाख एट द रेट 50% पर एनम फॉर 1 मंथ। अब आपको पहले यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख रुपए का लोन है, 15% पर एनम का ब्याज है और 1 महीने का ब्याज देना है। तो बताइए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसमें आप करोगे क्या, 2 लाख का 15% इंटू में 1/12, 1 महीने का निकालना है तो 1/12, तो 2 लाख का 15% तो आप सिंपली निकाल लोगे, कितना होगा 30,000 रुपए, और 30,000 को आपको डिवाइड करना है 12 से, तो वो कितना आएगा आपका 2,500 रुपए। तो इंटरेस्ट तो आ गया 2,500 रुपए, मतलब यहां पे डेबिट कितना होगा 2,500 रुपए, और क्रेडिट भी कितना होगा 2,500 रुपए। अब देखते हैं, इंटरेस्ट पेबल है, मतलब कि आपने अभी पे नहीं किया है। पेबल का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट आपको देना था लेकिन आपने दिया नहीं। पेबल मींस व्हाट, कि इंटरेस्ट ड्यू हो गया था, इंटरेस्ट आपको देना था बट आपने दिया नहीं, बट इंटरेस्ट आपका है तो नुकसान है, तो आपके लिए खर्चा, तो आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन मिसेस कुसुम्स लोन। इसको आप सीधा इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, जो आपका खर्चा है बेसिकली वो 2500 गया। अब अगर आप पे कर देते तो कैश लिखते, आपने पे नहीं किया तो आप क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, इसका कोई और शब्द भी सर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। इसको बोल सकते थे इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, एक ही बात है। आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखो मतलब इंटरेस्ट ड्यू हो गया, आपको पे करना है, आपके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, और इंटरेस्ट पेबल अकाउंट लिखो तो भी बात एक ही है कि आपको इंटरेस्ट आगे चल के पे करना है। जैसे कि हम आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखते हैं, आप सैलरी पेबल भी लिख दोगे, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। बट आउटस्टैंडिंग वर्ड जनरली आपको 11th क्लास में नए नए तौर पर सिखाया जाता है, इसलिए हम इस शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोनों की आउटकम सेम है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कैश रिसीव फॉर सेल्स फ्रॉम ट्रैवलिंग सेल्समैन आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,000 रुपए। मतलब
कि आपको कैश रिसीव हुआ है किसी सेल का फ्रॉम ट्रैवलिंग सेल्समैन। मतलब क्या हुआ कि आपने किसी अपने सेल्समैन को दिया था कि लो भैया सेल करके आओ, वो सेल करके आया और सेल करने के आने के बाद उसने आपको पैसे दे दिए, माल सेल हो गया, ठीक है सर। लेकिन जब उसने आपको पैसे दिए हैं तो उसमें से उसने अपने ट्रैवलिंग के खर्चे काट लिए। कितने खर्चे काट लिए? 3,000 रुपए काट लिए, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन को आपको देखो ऐसा समझना है कि कभी भी कोई ट्रांजैक्शन है ना, इसके अंदर ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कोई बच्चा अगर लिटरल सेंस में इस ट्रांजैक्शन को देखेगा तो बोलेगा भाई साहब ऐसा तो हमने सीखा ही नहीं कभी, ये तो हमें आता ही नहीं, ये तो हम करेंगे कैसे। इतना डीप नहीं लेना, इतना उस पर दबाव नहीं डालना अपने ऊपर। सिंपली समझो ट्रांजैक्शन हुई क्या है। ट्रांजैक्शन ये हुई है कि आपने सेल किया है। सेल करते तो सर ट्रांजैक्शन क्या होती है? सेल करते तो हम ट्रांजैक्शन करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश में सेल्स हुई है क्योंकि यही होता है। अब यहां पे क्या हुआ कि आपने सेल किया, आपको पैसा भी मिला है, गुड्स भी गया है, तो कैश अकाउंट डेबिट भी होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट भी होगा। लेकिन साथ ही में यहां पे कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी थे जो कि आपके सेल्समैन ने काट के आपको पैसे दिए हैं। मतलब आपने वहां पे कुछ ट्रैवलिंग का एक्सपेंस भी करना पड़ा है। कितने का? 3,000 रुपए का। तो खर्चा है, तो खर्चा क्या होता है? खर्चा भी डेबिट होता है। खर्चा क्या होता है? खर्चे सारे डेबिट होते हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट आपका एक और डेबिट हो जाएगा। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट कितने का है? 3,000 रुपए का। इसको काट के उसने आपको कितने पैसे दिए? आपको पता है 60,000 रुपए। इसका मतलब आपने कुल मिला के सेल्स कितने का किया होगा? 63,000। आपने टोटल सेल्स कितने का किया होगा? 63,000। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल था। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया हमने, ठीक है सर। साथ ही में इंफॉर्मेशन में एक खर्चा दे रखा था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो सकता है, आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो सकता है, कोई भी खर्चा हो, वॉट एवर इट इज, खर्चे सारे डेबिट होते हैं, आपको पता है, तो आपने खर्चे को भी डेबिट कर दिया। खर्चा कितने का वो आपको पता है, कैश कितना रिसीव हुआ वो आपको पता है, इसका मतलब सेल्स कितनी हुई होगी इन दोनों को मिला के। वेरी सिंपल। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गुड्स वर्थ 80,000 बॉट एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इसमें क्या ही है, बहुत ही सिंपल है। 80,000 का गुड्स खरीदा, पहले तो परचेज के केस में एंट्री का करते हैं ये बता दो। तो जब आप गुड्स खरीदते हो तो आप क्या बोलते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू, आपकी पेमेंट के लिए इसने खुद ही लिख दिया बैंक। और जब आपने परचेज किया और आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, दैट मींस ये डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, आपके लिए इनकम है, आपके लिए फायदा है। आप इसको क्या लिखते हो? आप इसको लिखते हो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, ठीक है सर। कैलकुलेशन पे आते हैं। तो 80,000 रुपए का सामान था, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20% कितना आएगा 80,000 रुपए? 16,000 रुपए। वैल्यू कितनी आएगी? 64,000। ये आपका कैलकुलेशन होता है, इसको हम कहीं दिखाते नहीं है, इसको हम भूल जाते हैं। अब 64 में आपको कैश डिस्काउंट कितना मिला है? 5%। तो 5% कितना आएगा? 3,200 रुपए। इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 64,000 और 3,200, तो 60,800। अब इसको यहां चिपका देते हैं। परचेज कितनी की हुई? 64,000। लेकिन पैसे कितने देने पड़े आपको? 60,800। बाकी का क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव, जो कि आपका फायदा है 3,200 रुपए का, ठीक है जी। चलिए, तो ऐसे सवाल भी हमने पीछे देखे हुए हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं थी इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? डैश टू डैश अमाउंट पेड फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर। आपने कोई रिपेयर कराया फर्नीचर का, बट ये रिपेयर है, ये एसेट को इंस्टॉल करने के लिए नहीं है, एसेट को चालू करने के लिए नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस रिपेयर से इस एसेट की वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, एसेट की वैल्यू में कोई एनहेंसमेंट नहीं हो रहा है। ये कोई माइनर रिपेयर हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि उसको नए जैसा बनाने के लिए किया जा रहा हो, ताकि वो यूज में आ सके, जैसे कि वो जब नया खरीदा गया था तब यूज में आया करता था। तो रिपेयर है, इट्स अ नॉर्मल एक्सपेंस, इट इज अ नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिपेयर के केस में आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दो, जैसे कोई भी खर्चे का करते हो। और आपने पे किया है तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, जैसे सैलरी पे करते तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पे रिपेयर के लिए पे किया तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट आपका पहले से फिल था, नरेशन हमने देख लिया। आगे बढ़े, डैश टू डैश नरेशन क्या है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये अच्छी बात है, ये ट्रांजैक्शन अच्छा है, ऑल्दो हमने कॉन्सेप्ट में सीखा हुआ है। इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट आपको रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ये वो था जो आपको मिलना चाहिए था, ये इंटरेस्ट वो है जो आपको मिलना चाहिए था। तो ये आपका इनकम है या एक्सपेंस है? ये ऑब्वियसली सर हमारा इनकम है। ये इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था, हमारी इनकम थी, हमें मिला नहीं, बट इनकम तो है। तो आप क्रेडिट में तो क्या लिख दोगे? इंटरेस्ट। क्रेडिट में क्या लिखोगे? इंटरेस्ट, ठीक है सर। ये आपकी इनकम में आ गया इंटरेस्ट अकाउंट। नाउ अब अगर मिल जाता तो आप क्या बोलते? कैश अकाउंट डेबिट। बिल्कुल सही, अगर कोई इनकम मिलती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम ही तो बोलते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट बोलना चाहिए था, बट आपको मिला नहीं है। मिला नहीं है तो ऐसे इंटरेस्ट को आप क्या बोलते हो? इसके लिए आपने एक टर्म सीखा था, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। तो आप कैश की जगह पे क्या लिख दोगे? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 4,000, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ये आपका एक एसेट बनता है जिससे कि आप एक राइट ऑब्टेन करते हो कि हाँ भैया ये 4,000 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है और आप
लेने के हकदार हो, सामने वाले को ये पैसे चुकाने पड़ेंगे, आपके लिए ये राइट है। राइट का मतलब आपके लिए एसेट है, ठीक है। तो एसेट आपके डेबिट होते हैं तो आपका एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से डेबिट हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पेड रेंट बाय चेक 30,000 रुपए, 1/3 ऑफ द प्रीमाइसेस इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज रेजिडेंस। बहुत ही प्यारा सवाल है, ये जनरली देखने को मिलता है। आपने रेंट पे किया 30,000 रुपए का, जिसमें से कह रहा है कि 1/3 जो है वो प्रोप्राइटर अपना रेजिडेंस बना रखा है उसने उसके अंदर। मतलब कि इस 30,000 के अंदर से 10,000 रुपए उसका पर्सनल खर्चा है जो कि उसके रेजिडेंस के लिए काम आ रहा है, और 20,000 रुपए जो है ये ऑफिशियल खर्चा है। यही बात समझ में आती है। अब जब आप रेंट पे करते हो तो एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेंट अकाउंट डेबिट तो करोगे आप, लेकिन आप बोलोगे भाई साहब रेंट तो 20,000 है, 10,000 रुपए तो उसके पर्सनल खर्चे हम पे कर रहे हैं। अब पर्सनल खर्चे पे करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो ड्राइंग। तो रेंट अकाउंट भी डेबिट होगा, ड्राइंग अकाउंट भी डेबिट होगा। रेंट में जाएगा 20,000 रुपए, ड्राइंग में जाएगा 10,000 रुपए, और कुल आपने पे कैसे किया? चेक से। तो आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। कितने से? 30,000 रुपए। 30,000 हमने पे किए, जिसमें से कि 1/3 उसका पर्सनल था, तो 10,000 ड्राइंग में चला गया, और बाकी जो है वो आपका रेंट कहलाएगा, तो वो आप रेंट अकाउंट में लेके जाओगे। ठीक है सर। आगे, बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर नाउ रिकवर्ड। कोई बैड डेट रिकवर्ड हुआ है 10,000 रुपए का, लास्ट ईयर आपने राइट ऑफ कर दिया था। जब कोई बैड डेट रिकवर्ड होता है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा फायदा है, हमारे लिए इनकम है, और इनकम सारी क्या होती है? क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम का नाम, और इनकम का नाम क्या है? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्या यूज करते हैं हम बैड डेट रिकवर्ड के लिए? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो इस इनकम हम दिखा देंगे इसको, इस अकाउंट में इसको हम बुक कर देंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स एंड पेड कार्टेज। गुड्स आपने खरीदा है, कार्टेज पे किया। जब आप गुड्स खरीदते हो तो एंट्री क्या करते हो? आप एंट्री करते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहां पे आपने एक एडिशनल खर्चा दिया जिसका नाम है कार्टेज। तो वो कार्टेज भी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस डेबिट होते हैं तो कार्टेज अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट कितना? 60,000 रुपए, कार्टेज कितना? 2,000 रुपए। तो आपको टोटल पैसे कितने जा रहे होंगे? 62,000। तो ये आपका मिसिंग था, आप यहां पे इसको फिल कर दोगे। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़िए। अगला कह रहा है रिटर्न गुड्स टू राशि। आपने गुड्स रिटर्न किया है राशि को। आप रिटर्न कब कर पाओगे? जब आपने परचेज किया होगा। अब जब परचेज करके आप रिटर्न कर रहे हो तो गुड्स आपका जा रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो परचेज रिटर्न अकाउंट। जो गुड्स जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा, बिल्कुल सही। और अकाउंट किसका एडजस्ट करना है अपने को? अपने को अकाउंट एडजस्ट करना है राशि का, क्योंकि जब आपने परचेज रिटर्न कर दिया तो अब राशि को आप पैसे नहीं दोगे, उतने से आपका क्रेडिटर कम हो जाएगा। क्रेडिटर कम होने का मतलब क्या है? कि आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो राशि अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितना? 8,000। यहां 8,000 है तो डेबिट में भी कितना आएगा? 8,000 ही आएगा। आगे बढ़िए। 60 पैसा इन रुपी रिसीव फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ गोलू ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। ये रिसीवर होना चाहिए, ये आर पढ़ेंगे इसको आप। तो क्या कह रहा है कि गोलू से उसकी इंसॉल्वेंसी के उपरांत हमें 60 पैसा इन रुपी रिसीव हुआ। 60 पैसा इन रुपी का मतलब क्या होता है? कि आपको 60% मिला है। 60% मिला, इसका मतलब क्या है? कि 40% आपका डूब गया है। ठीक है सर। तो जो मिला उसके हम क्या बोलते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। और जो डूब गया वो हमारा नुकसान है, उसको हम कहां लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं बैड डेट्स अकाउंट। उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और टू एडजस्ट किसका काउंट करना है हमें? गोलू का। तो टू क्या आ जाएगा? गोलू। कितना? अब अमाउंट ढूंढना पड़ेगा। तो जो आपको मिला है वो कितना है? वो है आपका 60 पैसा इन रुपी। मतलब ये 42,000 रुपए जो है ये 60% है। अब अगर ये 60% है तो बताओ 40% कितना होगा? 40% कितना होना चाहिए? तो 60% है 76, तो आपका 80%, 18,000 आना चाहिए। 42,000 को आप कैलकुलेट करोगे कि 42,000 जो है वो आपका है 60%। तो बताइए 100% कितना? तो 100% होगा आपका 70,000 रुपए। कितना होगा? 70,000 रुपए। अब अगर 70,000 100% है तो आपका नुकसान कितने का हुआ है? यहां पे 28,000 रुपए का। ठीक है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर 42,000 जो है ये 60% है तो 40 कितना, या फिर आप इसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि 42,000 जो ये है ये अगर 60% है तो बताओ 100 कितना। ठीक है। तो एज द केस में भी दिस इज बेसिक कैलकुलेशन, आपको पता है इसको कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। गुड सोल्ड टू डीके फॉर 60,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट एंड रिसीव्ड 1/3 इन कैश। आपने सेल किया, आपको 1/3 कैश में मिला है। तो ये आपकी पूरी फुल फ्लैज क्वेश्चन हो गया, जिसके अंदर हमें अमाउंट अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ता है। बताइए जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप बोलोगे 60,000 का लिस्ट प्राइस था। ठीक है सर। हमने 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 5% इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3,000 रुपए। वैल्यू क्या आ जाएगी? 57,000। दिस इज इग्नोर्ड नाउ। इसकी सिर्फ कैलकुलेशन में यूज था, आगे इसका कोई यूज नहीं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब
यहां से 57,000 में आपको 10% का कैश डिस्काउंट देना है, लेकिन आपको कैश मिल कितना रहा है, 1/3। कैश कितना मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1/3, पूरा कैश नहीं मिल रहा है। तो 1/3 अगर मिलेगा तो 1/3 आप करोगे, इसका कितना आएगा, 19,000 रुपए। 19,000 यहां आ गया तो बचा कितना, 38,000 रुपए। अब 19,000 रुपए जब आपको देने आ रहा है 1/3, तो वो आपसे कह रहा है कि भैया डिस्काउंट, तो आपने उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 10% इस पे निकालोगे कितना आएगा, 1900 रुपए। 19,000 रुपए आपने 1900 का डिस्काउंट दे दिया, दैट मींस आपको इस सेल के उपरांत पैसा मिला कितना है, 17,100 रुपए। 38,000 वो है जो आपको मिले नहीं है, भविष्य में मिलेंगे, मतलब ये आपका डेटर बन गया। और 1900 रुपए का आपका नुकसान हो गया, जिसको आप कैश डिस्काउंट बोलोगे, और 57,000 रुपए का आपने नेट में सेल किया है। इन सभी बातों को आपको एंट्री में लेके आना है। चलिए जी, जब आप सेल करते हो तो एंट्री क्या होती है, कुछ पैसा आता है, कुछ पैसा आपके पास कैश के रूप में आया है, तो आप क्या बोलोगे, कैश अकाउंट डेबिट। जब कैश आया तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी देना पड़ा, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। उसके बाद जो पैसा आपको मिला नहीं वो भविष्य में मिलेगा, तो आप अपने डेटर की रेट करोगे, और डेटर का नाम क्या है, डीके, तो आप बोलोगे डीके अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, कैश कितना मिला है सर, 17,100, डिस्काउंट कितना दिया हमने, 1900 रुपए का, और भविष्य में कितना पैसा मिलेगा, भविष्य में मिलेगा आपको 38,000। ये सारी बातें यहां आ जाएंगी। और 2, ये हुआ क्या, अल्टीमेटली आपने गुड सेल किया है, तो सेल्स अकाउंट, और वैल्यू कितनी आएगी उसके अंदर, 57,000, जिसके हमने यहां पे टुकड़े किए थे। तो एक्चुअल में हमारी सेल कितनी है, 57,000 रुपए। इससे पहले का पार्ट हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, बट उसको हम शो नहीं करते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़िए, अगले पॉइंट पे आते हैं। 2 सवाल हमारे पास रह गए मोटे मोटे तौर पे। अगला है सेल ऑफ पर्सनल कार एंड मनी पेड इनटू बिजनेस। आपने कोई पर्सनल कार बेचा और जो पैसा आया वो आपने बिजनेस में लगा दिया। अब इस केस में मतलब क्या हो रहा है कि आपने कहीं से भी पैसा अरेंज किया, चाहे आपने पर्सनल कार बेचा हो, चाहे आपने घर बेचा हो, चाहे आपने बैंक से पैसे निकाले, या फिर आपके पास अपने पैसे रखे हुए थे। इन एनी केस बिजनेस को क्या फर्क पड़ रहा है, जैसे कि ये बिजनेस है, अब इसने यहां पे कुछ भी कुचड़ मुचड़ किया हो, मतलब पैसा कहीं से भी लाया हो, कार बेच के लाया, बाइक बेच के लाया, घर बेच के लाया, बैंक से निकाल के लाया, किसी से लोन लेके लाया, जहां मर्जी से लाया हो, अल्टीमेटली ये जो प्रोप्राइटर है ये पैसा लेके आया और इसने बिजनेस में उसको लगा दिया। अब जब कोई भी पैसा बिजनेस में लगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका कैपिटल। तो आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस की यहां पे एंट्री करनी है। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। 2, क्या बढ़ेगा इससे बढ़ेगा उसका कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना पैसा, 75,000। वेरी सिंपल। एंड लास्ट आता है बैड डेट रिकवर्ड फ्रॉम सोनू। सोनू से बैड डेट रिकवर्ड हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। 2 में क्या आएगा, तो बैड डेट रिकवर्ड इज योर इनकम। बैड डेट रिकवर्ड हुआ तो ये आपके लिए क्या है, आपके लिए इनकम है, और इनकम को आप क्या लिखते हो, क्रेडिट करते हो, किस नाम से, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट के नाम से। ठीक है सर, सोनू का कोई यूज है, नहीं सर सोनू का कोई यूज नहीं है, नाम हम यूज नहीं करते। जब भी हम किसी इनकम या एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, हम इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं विच इज बैड डेट रिकवर्ड। तो बैड डेट रिकवर्ड में जब हम किसी इनकम को यूज कर रहे हैं, इनकम का अकाउंट यूज करेंगे, ना कि किसी भी व्यक्ति के नाम का अकाउंट यूज करेंगे। नाम का अकाउंट हमें कभी भी एक्सपेंस और इनकम के केस में यूज नहीं करना होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड में 5,000 जाएगा, तो बैंक में भी कितना जाएगा, 5,000 ही जाएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं है आपकी। मोटे मोटे तौर पर जनरलाइज जो भी जनरल एंट्रीज थी वो पूरी की पूरी रिवाइज हो गई। इन कितने थे हमारे पास, 25 हमने केस स्टडीज देखी, 25 यहां पे मिसिंग इंफॉर्मेशन देखे, जिसकी मदद से आपने 25 एंट्रीज को रिवाइज कर लिया, और साथ ही में ये जान लिया कि जब मिसिंग इंफॉर्मेशन आती है तो किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी होती है, और बाकी बची हुई इंफॉर्मेशन को आपको किस तरीके से फिल आउट करना होता है। आई होप इट्स इजी, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं लगी होगी। बट स्टिल किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर हुई है, या कोई चीज अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी मन में सवाल है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछे मुझसे, या फिर इंस्टा में भी मुझसे अलग से बात कर सकते हैं, और आप अलग से उस क्वेरी को रेज कर सकते हैं। फॉर श्योर आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दे दिया जाएगा।